ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर से आपके सामने हाजिर हो एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे जो प्रीवियस हमने जो बेटा देखा था वो हमने देखा था फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे। लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर फिजिक्स का जो पहला पार्ट था वो हमारा अपलोड हुआ था। आज हम पार्ट 2 लेकर के आए जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कूलाम का नियम। और इसमें से प्रीवियस जो 2018 के अंदर जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसके अंदर भी इस वाले टॉपिक के अंदर से कूलाम का जो नियम टॉपिक है इसके अंदर से आपको एक सवाल बना था और बहुत ही हलवा टाइप का बना था, बहुत ही फर्जी टाइप का बना था। उसको भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि किस टाइप का कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं हूं मंगल सुतार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल्स मेंटोर मंगल पे। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और वीडियो को अंत तक देखना, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि मतलब कितने सिंपल सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं कूलाम का नियम बात करने वाले हैं। देखिए हमें यह पता है कि कोई भी दो आवेश हो, चाहे वो प्लस आवेश हो, ठीक है ना, दोनों कोई भी दो आवेश आप पास में लेके आ रहे हैं, दोनों धन आवेश हैं या फिर दोनों ऋण आवेश हैं या फिर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है, तो उनके बीच में ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि उनके बीच में एक बल कार्य करेगा और उस बल को हम बोलते हैं विद्युत बल कहते हैं। जैसे आप दो धनावेश लेके आ रहे हो तो दोनों धनावेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे यहाँ पर भी धनावेश है, यहाँ पर भी धनावेश है, दोनों धनावेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार से आपने दो ऋणावेश लेकर के रखे हुए हैं, माइनस माइनस, तो वे दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और बट ऐसा हो कि एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें नॉर्मल सा आइडिया है, ये छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा हुआ है। बट इनके बीच में ये जो लगता है ना, आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल हो, ये कितना बेटा लगता है, तो यह सबसे पहले जो फाइंड किया था वो एक कूलाम साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले फाइंड किया था। और उसी की वजह से हम विद्युत बल को कूलाम बल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखोगे, विद्युत बल और कूलाम बल एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अब कोई भी दो आवेश है, जैसे हमारे पास में एक आवेश है Q1, एक आवेश है अपने पास में Q1 और एक आवेश है हमारे पास में Q2। ठीक है, और दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस दे रखी है बेटा, वो दे रखी है आपको स्मॉल r दे रखी है। और फिर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच में लगने वाला जो कूलाम बल होगा वो कितना होगा। कूलाम बल का मतलब है विद्युत बल कितना लगेगा। थोड़ी देर के लिए आप मान सकते हो कि यह भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि यह धनावेश इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला धनावेश इस धनावेश को इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। ये बात तो फिक्स है कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। या फिर ये प्लस हो ये माइनस हो, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन कितना वैल्यू होगा, उसका मान कितना होगा, इसको सबसे पहले फाइंड किया था कूलाम ने, फाइंड किया था। ठीक है, तो देखते हैं कि उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, कूलाम बल ज्ञात करने का सूत्र दिया था, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या था सूत्र, उसको हम देखते हैं। उन्होंने अपने प्रैक्टिकल के आधार पर रिजल्ट दिए। उन्होंने क्या किया, Q1 एक बार Q1 को बढ़ा दिया, एक बार Q2 को बढ़ा दिया। उन्होंने यह देखा कि मैं Q1 आवेश को बढ़ाता हूँ तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो बढ़ जाता है। सीधी सी बात है कि इनके बीच में लगने वाला जो कूलाम बल होगा वो आवेश Q1 के परिमाण पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि यदि मैं Q2 को बढ़ाता हूँ तो भी इनके बीच में लगने वाला बल बढ़ता है, Q2 को घटाता हूँ तो उनके बीच में लगने वाला बल घटता है। तो सीधी सी बात है कि इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, यह बल दोनों आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है। दोनों आवेशों का परिमाण यदि आप बढ़ाते हो तो उनके बीच में लगने वाला बल है वो बढ़ता है, और दोनों आवेशों के परिमाण को घटाते हो तो उनके बीच में लगने वाला बल भी है वो घटता है। क्लियर है, यानी कि ये जो रिश्ता होता है वो क्या कहलाता है, ये जो रिश्ता बेटा कहलाता है वो समानुपाती वाला कहलाता है। एक वैल्यू के बढ़ने पर दूसरे का बढ़ना, एक वैल्यू के घटने पर दूसरे वैल्यू का घटना, और यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह रिश्ता प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती वाला रिश्ता कहलाता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे इनके बीच में लगने वाला बल F वो समानुपाती होता है किसके, Q1 के। ठीक है, Q1 के परिमाण के समानुपाती। इसी प्रकार से
Q2 के भी परिमाण के समानुपाती होता है, दोनों के परिमाण के समानुपाती होता है। ये बढ़ाओगे तो भी बल बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो भी बल बढ़ेगा। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर उन्होंने देखा ऐसा करते हैं कि अब की बार डिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो डिस्टेंस r है उनको चेंज किया। उन्होंने देखा कि दो आवेशों के बीच में दूरी को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल है वो घटता जाता है। मतलब r को बढ़ाने पर बल का घटना, उल्टा संबंध है ना, ये लाला कैसा है, उल्टा संबंध है। इसे बोला जाता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध। यानी कि जो बल होगा वो दूरी के साथ में डिपेंड तो कर रहा है लेकिन उल्टा कर रहा है, इसलिए हमारे को r को नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे F समानुपाती 1/r करके। बट उन्होंने ये देखा कि दूरी पर भी किस तरीके से डिपेंड करता है। उन्होंने देखा कि दूरी को डबल कर रही हो तो बल है वो 4 गुना से कम हो रहा है, दूरी को आप 3 गुना कर रहे हो तो बल है वो 9 गुना से कम हो रहा है, दूरी को आप 4 गुना कर रहे हो तो बल है वो 16 गुना से कम हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि दूरी के ऊपर डिपेंड तो कर रहा है लेकिन दूरी की घात 2 पर निर्भर कर रहा है, ये भी उन्होंने बोला। यानी कि हम लिख सकते हैं F समानुपाती 1/r²। क्लियर है? तो ये दोनों रिलेशन को हम साथ में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r²। चाहे तो किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर आपकी जो स्पीड है बहुत धीमी है, तो यूट्यूब ने एक अच्छा सा ऑप्शन दे रखा है स्पीड को डबल करने का, 1.5 गुना करने का, 1.25 गुना करने का, तो वहां से जाकर के आप स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर जो समानुपाती बेटा आता है इसको हम यहाँ से हटाते हैं। हटाने पर एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम लिखते हैं k। क्या लिखते हैं बेटा? k लिखते हैं और लिखेंगे k Q1 Q2 अपॉन में r²। यह हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आता है, बल का सूत्र निकल के आता है। ठीक है, k Q1 Q2 अपॉन में r²। और यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कैसे आया है इससे कोई मतलब नहीं, आपका सवाल बनेगा वो इसी फॉर्मूला के बेस पे बनेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, k क्या होता है? समानुपाती नियतांक होता है। Q1 क्या होता है? आवेश का मान कितना दे रखा है इसका, वो लिखते हैं। Q2 क्या होता है? इस आवेश का मान कितना दे रखा है, वो लिखते हैं। और R क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको दे रखी होगी तो वो हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से आपके पास में बल का मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर K होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। K क्या होता है? यहाँ पर हम K की बात करें, K एक समानुपाती नियतांक है। K यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक है और यह डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। K की जो वैल्यू है वो माध्यम पर निर्भर करती है, निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि K का मान अलग अलग माध्यमों में क्या क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो K की बात करें हम तो सबसे पहले बात करेंगे K है निर्वात के लिए। K को हम निर्वात के लिए बात करेंगे। ठीक है, हम K की बात करेंगे निर्वात के लिए, निर्वात। और निर्वात के अलावा हमने क्या कर दिया, एक माध्यम को फिक्स कर दिया निर्वात। अब माध्यम तो बहुत सारे होते हैं, सभी की हम बात नहीं करेंगे। एक तो हम निर्वात की बात करेंगे और इसके अलावा हम दूसरे जो माध्यमों को एक साथ में कैटेगराइज कर लेंगे। यहाँ पर साथ में लिख लेंगे अन्य माध्यम हो, निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे निर्वात। अब निर्वात के लिए K की जो वैल्यू होती है वो होती है K इज इक्वल टू 1/4πε0। निर्वात के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1/4πε। इसी प्रकार से हम K की वैल्यू को लिखे किसी अन्य माध्यम के लिए तो हम लिखेंगे 4πε। ठीक है, तो यहां पर हम इसी तरीके से लिखते हैं 1/4πε। देखो यहां पर जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε। ठीक है, फिक्स है। और माध्यम के लिए भी लिखेंगे K इज इक्वल टू 1/4πε लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माध्यम को फिक्स कर दिया है, निर्वात कर दिया है, ये फिक्स है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं ε0 यहाँ पर। इससे आगे वाले को समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर ε0 लिख रहे हैं, यानी कि आपने माध्यम फिक्स कर दिया है और आप निर्वात की बात कर रहे हो। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर ε0 लिख लेते हैं।
यदि एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा हुआ है और केवल एप्सिलॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब जो माध्यम है वो निर्वात के अलावा कोई दूसरा दे रखा है। आप यहां से इस तरीके से समझ सकते हो। अभी एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है माध्यम की, यहां पे सॉरी निर्वात है तो लिखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और यहां पर एप्सिलॉन क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अब ये देखो, माध्यम तो कोई भी हो सकता है निर्वात के अलावा कोई दूसरा। जैसे अपन बात करें, पानी भी हो सकता है, आपका अभ्रक भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम ये तो बहुत सारे माध्यम होते हैं, इनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर माध्यम फिक्स कर रखा है आपने निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है लाला, वो याद रखोगे, एग्जाम में सीधी पूछी जा सकती है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो ये वैल्यू यहाँ से इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और यहां से इसका जो मात्रक बनेगा बेटा, वो मात्रक क्या बनेगा इसका? वो मात्रक बनेगा यहां से, वो बनेगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी देखेंगे इसको हम, ठीक है ना, ये कैसे आता है इसका मात्रक, ये भी हम देखेंगे। और इसकी विमा क्या होती है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ, माध्यम की विद्युतशीलता वो तो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगी, तो वो आपको दे रखा होगा। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ 4, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो यहाँ पे रखोगे तो के की वैल्यू जो होती है वो निकल के आती है 9×10⁹ और मात्रक बनेगा इसका, वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आप याद रखोगे। के की वैल्यू निर्वात के लिए फिक्स है, आपको याद रखनी है। अन्य माध्यम होगा तो के की वैल्यू आपको दे रखी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। तो यहाँ पर हमारे पास में दो फोर्स के फॉर्मूले बनेंगे। एक तो आपके पास में यदि आपको निर्वात दे रखा है, निर्वात में आपको कूलम बल का फॉर्मूला यूज करना है, निर्वात में आपको कूलम बल का फॉर्मूला यूज करना है, तो आप यूज करोगे F0 के की जगह बेटा देखो फॉर्मूला तो ये होता है। अब हमने बात कर दी कि हम निर्वात की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, के की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे लिख दोगे Q1 Q2 अपॉन में R²। ये आपके लिए फॉर्मूला आ गया निर्वात के अंदर बल का, ठीक है। और यदि ये आपको माध्यम दे रखा है तो माध्यम के अंदर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा 1/, हाँ m का मतलब होता है, हम यहाँ पर मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मीडियम के लिए जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन में R²। तो आपके पास में देखो, यदि सवाल के अंदर आप कैसे इसको अप्लाई करोगे, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूं। यदि कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आवेश है वो निर्वात के अंदर रखे गए हैं, ऐसा कहीं कुछ जिक्र नहीं किया हुआ है, तो आपको हमेशा निर्वात मान करके चलना है। क्लियर है। अब आगे हम बात करेंगे निर्वात और वायु दोनों को हम एक ही टाइप का मीडियम मान लेते हैं। इसका रीजन क्या है वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी मीडियम आपका क्या हो सकता है उसके हिसाब से देखना। यदि आपको मीडियम नहीं दे रखा है तो आप फॉर्मूला ये यूज करोगे, मीडियम दे रखा है तो फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। और उसके लिए एप्सिलॉन आपको दे रखा होगा माध्यम की विद्युतशीलता। क्लियर है। तो यह हमारे पास में ये सारे फॉर्मूले आए हैं। तो यहाँ से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके फॉर्मूले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई इनकी एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता आपसे पूछी जा सकती है कि निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मात्रा क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी विमा कितनी होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हाँ, आगे हम देखेंगे कि भाई आपको किस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। हाँ देखो, अब यहां पर जैसे आपको मैंने एक सवाल दिया जो आपके प्रीवियस लैब असिस्टेंट में पूछा गया था, ठीक है ना। लैब असिस्टेंट में कितना फर्जी सवाल पूछा गया था वो देखना आप। एक आपको प्रोटॉन दे रखा है तथा एक इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो उनके मध्य लगने वाले कूलम्ब बल का मान क्या होगा? तो इनके मध्य लगने वाले कूलम्ब बल का मान क्या होगा? ठीक है। तो देखो यहां से हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपका कभी भी गलत नहीं होगा और आपको सीधा सा दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो जो भी चीज दे रखी है आप उसको पहले लिख दीजिए एक साइड में। क्या दे रखा है आपको? एक प्रोटॉन, यानी कि आपको Q1 आवेश दे रखा है, एक प्रोटॉन, और आपको एक आवेश दे रखा है Q2, एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, उसका आवेश नहीं दे रखा है। आपको पता यह होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आवेश होता है और प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इसके ऊपर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको R = 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो ट्राई कीजिए कि सारे के सारे जो आपकी मात्रक होने चाहिए वो एसआई सिस्टम में ही होने चाहिए। और एसआई सिस्टम जो होता है वो होता है मीटर होता है दूरी का, इसलिए हमने एंगस्ट्रॉम को लिख दिया 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में होने चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, F = अब यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि निर्वात में दोनों आवेशों को रखा गया है, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो निर्वात के अंदर है। फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में R²। K का मान कितना होता है निर्वात के लिए? वो होता है 9 × 10⁻9 होता है, इंटू Q1 कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19, इंटू Q2 कितना दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन में R²। R कितना दे रखा है 10⁻⁻10 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 10⁻⁻20 आ जाएगा नीचे। इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, सिंपल है। ये मैथमेटिक्स से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद के हिसाब से अपना इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू को। अब यहाँ पर आपको यह पता रखना है कि जब दोनों प्लस आवेश के होंगे, देखो बल की वैल्यू, पहला यदि आपका बल पॉजिटिव निकल के आ रहा है और आपका बल है वो नेगेटिव निकल के आ रहा है। पॉजिटिव कब निकल के आ सकता है? कोई भी बल दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है वो प्लस में कब आ सकता है? ग्रेटर देन 0 का मतलब आंसर आपका प्लस में निकल के आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब आपका जो बल है वो माइनस में निकल के आ रहा है। प्लस में कब आ सकता है? जब आपके पास में दोनों आवेश, देखो Q1 आवेश भी प्लस का हो और Q2 आवेश भी प्लस का हो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब दूरी तो नेगेटिव होती नहीं है, बट नेगेटिव होगी तो भी स्क्वायर तो पॉजिटिव दे देगा। K की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हाँ, Q1 का मान प्लस रखोगे, Q2 का मान प्लस रखोगे, प्लस का प्लस से गुणा करोगे, आंसर क्या आएगा? प्लस में, यानी कि F का मान है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर है? हाँ, ऐसा कैसे? यदि दोनों आवेश माइनस के हो, ठीक है, दोनों आवेश माइनस के हो, ये भी माइनस का हो, ये भी माइनस का हो, दोनों माइनस का गुणा करेंगे, आंसर क्या आएगा? प्लस में, ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों ही स्थिति में आपका जो बल है वो 0 से ज्यादा निकल के आएगा। कब? जब दोनों आवेशों की प्रकृति एक समान हो। क्लियर है? दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी हो? एक समान हो, या तो दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो। इस कंडीशन में जो आपका आंसर निकल के आएगा हमेशा ग्रेटर देन 0 निकल के आएगा। और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण प्रकार का लगेगा। सीधा पूछा जा सकता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जैसे मैंने बोला कि दो आवेश Q1 और Q2 है, उनके मध्य लगने वाले कूलम्ब बल का मान 0 से ज्यादा है, F ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति होगी, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, आकर्षण प्रकृति होगी,
दूसरा प्रतिकर्षण प्रकृति होगी, तीसरा कुछ भी नहीं कह सकते, चौथा प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। ग्रेटर देन 0 तभी आ सकता है आंसर जब दोनों क्या हो, या तो प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के हो। जब दोनों प्लस के होंगे तो भी प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, जब दोनों माइनस के होंगे तो भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, ओके। सेकंड, लेस देन 0, लेस देन आंसर 0 कब आ सकता है, जब एक आवेश आपका प्लस का हो और एक आवेश आपका माइनस का हो। इस कंडीशन में आंसर हमेशा 0 से छोटा निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। जैसे ये लिख दिया आपने प्लस का 1, ये माइनस का 1, दोनों का गुणा करोगे आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। माइनस का मतलब आंसर नेगेटिव में निकल के आएगा। नेगेटिव में निकल के आने का मतलब f लेस देन 0 निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ आंसर है, बल है वो 0 से छोटा तभी आ सकता है जब एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो। और इस स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। कौन सा होगा बेटा, आकर्षण प्रकृति का। सिंपल है, दैट्स इट। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना। एक फॉर्मूला याद रखोगे, ये दोनों पॉइंट आप याद रखोगे। क्लियर है, तो आई होप आपको यहां तक एकदम से क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और करते हैं हम। ठीक है, देखो मैंने आपसे एक सवाल दिया, आप जल्दी से इसका आंसर बताना कि आपके पास में 2 आवेश है, ये भी 1 कूलाम का है, एक आवेश और दे रखा है, ये भी 1 कूलाम का है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी आपको 1 मीटर दे रखी है। बताओ उनके बीच में लगने वाला कूलाम बल क्या होगा और उनकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति तो सीधी सी बात है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कौन सा होगा, प्रति। अब यहाँ पर देखेंगे और आपको कूलाम बल के संबंध में और कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। पहला, जो कूलाम बल होता है वो एक संरक्षी प्रकृति का होता है। बल 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संरक्षी प्रकृति के और दूसरा होता है असंरक्षी प्रकृति के। संरक्षी प्रकृति का मतलब ऐसा होता है कि वे बल जो पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे बलों को संरक्षी बल कहते हैं। और कूलाम बल उनका एक एग्जाम्पल है। एक होते हैं असंरक्षी बल, जिनके द्वारा किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे घर्षण बल, आप रास्ता जितना लंबा लोगे उसके द्वारा किया गया कार्य उतना ही ज्यादा निकल के आएगा। बट विद्युत बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल हुआ, ये सारे जो ऑल दैट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस है वो कौन से हैं, संरक्षी प्रकृति के हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो किया गया। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कूलाम बल के द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है। ठीक है, कूलाम बल के द्वारा किया गया कार्य ऐसे दे रखा है, पहला ऑप्शन पथ पर निर्भर करता है, दूसरा पथ पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप लिखोगे इनके द्वारा किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये एक पॉइंट ध्यान रखोगे, यानी कि यह जो बल है वो कैसा है, संरक्षी प्रकृति का है। ये ध्यान रखोगे, संरक्षी प्रकृति का है, मतलब कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। दूसरा, इन्हें हम केंद्रीय बल कहते हैं। कौन से बल कहते हैं भाई, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन आवेशों के बीच में लगने वाला बल, जैसे एक आवेश आपको दे रखा है Q1 और एक आपको आवेश दे रखा है Q2, ये भी बात फिक्स है कि आपको पता लग गया है यहां से कि इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो आपका आएगा F बराबर के Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर निकल के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपसे पूछी जा सकती है कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो सीधा सा मैं तरीका आपको बताता हूं, आपको उसी तरीके को फॉलो करना है और इसी के हिसाब से आप डायरेक्शन को निकालोगे। देखो ये आवेश कौन सा है Q1, ये आवेश कौन सा है Q2, ये भी कैसा है प्लस, ये भी कैसा है प्लस, प्लस और प्लस दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो दोनों आवेशों को पहले तो मिलाओ आप, ये मैंने दोनों आवेशों को मिला दिया। तो एक बात तो फिक्स है कि इनके बीच में लगने वाला जो कूलाम बल होगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही कार्य करेगा, ये फिक्स है। कैसे, देखो यह Q2 है, ये Q1 है, ये प्लस है, इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में ऐसे ऐसे प्रतिकर्षित करेगा। देखो ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये बल की जो दिशा आ रही है इसी रेखा पर आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। या फिर मैं बात करूं, ये वाला जो बल है इस पर कैसे बल कार्य करेगा, ठीक है ना, उसकी दिशा क्या होगी, तो ये वाला बल इस पर कैसे बल लगेगा, ये कैसा है प्लस, ये भी कैसा है प्लस है, तो ये इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में।
तो ये वाली जो दिशा आ रही है, यदि आपसे पूछा जाए कि इस पर बल कौन सी दिशा में आएगा, तो इस दिशा में। इस पर जो बल आएगा तो कौन सी दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा। तो ये जो दोनों जो बल की दिशा आ रही है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही आ रही है, उसी रेखा पर निकल के आ रही है। ठीक है, या फिर एक प्लस होता एक माइनस होता तो क्या होता बेटा, देखना, ये प्लस होता और ये माइनस होता तो क्या होता, ये माइनस है ये प्लस है, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित नहीं करेगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना, आकर्षित करेगा, ऐसे आकर्षित करेगा अंदर की तरफ ऐसे, और ये वाला प्लस इस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी कि इस दिशा में। तो देखो आकर्षण बल भी कैसे आ रहे हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही आ रहे हैं, और प्रतिकर्षण बल भी कैसे आ रहे हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही आ रहे हैं। तो एक बात तो फिक्स है कि यह जो बल होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, और इसीलिए इनको बोला जाता है केंद्रीय बल। कौन से बल बोलते हैं इनको, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट, यह बल न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, वो गांधी जी वाला नहीं। गांधी जी ने क्या बोला था कि किसी को थप्पड़ मार लेते तो आप दूसरा गाल आगे करो, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, वो आत्मसमर्पण हो गया, सरेंडर करना हो गया। ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि यदि आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारता तो आप भी उसके दे छाटा मार दो, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का। और आज का टाइम है क्रिया प्रतिक्रिया का टाइम है ना। आज के टाइम में यदि आप वो गांधी जी वाला आप करने जाओगे तो आपको फिर दो नहीं, आपको हो सकता है 4 से 5 भी थप्पड़ पड़ सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। यहाँ पर क्या होता है, देखो ये इसको ऐसे बल लगा रहा है तो ये वाला इस पर ऐसे बल लगा रहा है। जैसे होता है ना क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है, जैसे ये दीवार है, बोर्ड है, ठीक है ना, मैं बोर्ड पे ऐसे धक्का लगा रहा हूँ ऐसे, अरे भाई साहब टूट ना जाए कहीं, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जितना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ये बोर्ड भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। यदि इतना फोर्स नहीं लगाता फिर तो दीवार आगे जानी चाहिए थी, क्लियर है ना। तो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस बोर्ड ने भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी कि दोनों बलों का परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। जैसे देखो मैं इस दिशा में फोर्स लगा रहा हूं अंदर की तरफ, तो बोर्ड कैसे लगा रहा है, बाहर की तरफ मेरे ऊपर। इसी को बोला जाता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया हो रही है तो उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है और बराबर मान में होती है। तो यहां पर भी ऐसा है, ये वाला इस पर जितना बल लगाएगा तो उतना बल ये भी इस पर लगाएगा। दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे, दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन होता है, नियम का पालन होता है, ये याद रखो। सीधा ऑप्शन में पूछा जा सकता है, बताइए कूलॉम का नियम इनमें से न्यूटन की गति के कौन से नियम का पालन करता है। पहला ऑप्शन प्रथम नियम का, दूसरा ऑप्शन द्वितीय नियम का, तीसरा ऑप्शन तृतीय नियम का और चौथा ऑप्शन न्यूटन की गति का चौथा नियम। अरे भाई साहब चौथा नियम बना ही नहीं है, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन कुछ दूसरा दे रखा होगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारे जितने भी पॉइंट बन सकते थे कूलॉम के नियम से संबंधित, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट थे वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा आपके बाहर से कोई सवाल नहीं जा सकता। ठीक है, अब अगला हम यहाँ पर एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया, एक सवाल पूछा गया, एक आवेश है Q1, उसके कारण पूछा गया है Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल 10 न्यूटन है। तो बताइए Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। ऑप्शन फर्स्ट 20, 30, 40 या 10। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा 10। अभी हमने पढ़ा है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जितना ये बल लगाएगा उतना ही ये बल लगाएगा, और दिशा क्या होगी, उल्टी होगी। यदि मैं कह रहा हूं कि इस दिशा में बल लगाया तो ये वाला भाई साहब इस दिशा में बल लगाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे कि आपको 2 आवेश दे रखे हैं। एक सवाल और मैं पूछता हूं कि आपको 2 आवेश दे रखे हैं, Q1 आवेश और एक आपको आवेश दे रखा है Q2। ठीक है, इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल है वो F है। कितना है, F है। अब मैंने तीसरा आवेश यहां पे रख दिया। अब बताइए इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा।
इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल 10 न्यूटन है। अब मैंने तीसरा आवेश इनके पास में रख दिया और मैं बोल रहा हूं कि अब इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो आप लिखोगे 10 न्यूटन ही होगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब ये तो पहले भी देखो, पहले कैसे पूछा था कि इसके कारण ये वाला बल दे रखा था, और अब की बार भी यही तो पूछ रहा कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल कितना होगा, वो तो उतना ही होगा ना। पास में पहले कितना भी आवेश रखो ना, इसके कारण इसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, अब मैंने बोला, अब देखो एक सवाल और कैसा बन सकता है। यहाँ पे मैंने दे दिया आपको Q1 गुणा Q2 इज लेस देन 0 है। बताइए दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल की प्रकृति कैसी होगी। अरे दोनों आवेशों का गुणनफल लेस देन 0 आ रहा है, वो तभी आ सकता है जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, यानी कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, यानी कि वी जातीय आवेश होंगे और वी जातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आकर्षण प्रकृति का। ये पहले भी डिस्कस किया मैंने, F लेस देन 0 लिखा था। Q1 Q2 का गुणा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कौन सा बल आएगा, प्रतिकर्षण बल आएगा, क्योंकि Q1 और Q2 का जो गुणनफल आप कर रहे हो वो ग्रेटर देन 0 तभी आ सकता है जब एक आवेश प्लस का हो और दूसरा आवेश भी प्लस का हो, या फिर पहला आवेश माइनस का हो तो दूसरा भी माइनस का हो, यानी कि दोनों समान प्रकृति के हो, यानी कि सजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल वो कौन सा होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। क्लियर है, तो आपका यहाँ से ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपका यहाँ तक एकदम से फर्स्ट क्लास एकदम से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो बढ़िया है। यदि आपको किसी सिस्टम के अंदर दो आवेश दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन किसी सिस्टम के अंदर ऐसा हो सकता है कि दो से ज़्यादा आवेश दे रखे हैं, तो फिर किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम सीखेंगे यहाँ पे। देखो, जैसे आपको एक आवेश दे दिया यहां पर Q1, एक आवेश यहां पे दे दिया Q2, एक आवेश आपको यहां पे दे दिया Q3, ऐसे बहुत सारे आवेश दे रखे हैं, Q4, Q5, Q6, Q7, ऐसे बहुत सारे एंड सो ऑन इस तरीके से दे रखे हैं। तो फिर हम बल कैसे ज्ञात करते हैं किसी एक आवेश पर, तो यहां पर लगता है अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है। अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी एक आवेश के ऊपर आपको बल निकालना है, तो यह जो बल होता है उस निकाय के अंदर उस आवेश के अलावा जितने भी बचे हुए बल होते हैं, मतलब जितने भी बचे हुए आवेश होते हैं, वो सारे के सारे आवेश उसके ऊपर बल लगाते हैं। जैसे यहाँ पर Q1 के ऊपर आपसे पूछा जाए कि कितना बल लगेगा, तो Q1 पर भाई साहब ये भी तो बल लगाएगा और भाई साहब ये भी बल लगाएगा। ये कैसे बल लगाएगा, तो बल की दिशा बताने का मैंने तरीका आपको बता रखा है। कैसे आपको बल की दिशा बतानी है कि दोनों आवेशों को मिलाओ आप, ये मिला दिया भाई साहब, बल की दिशा कैसे आएगी, बाहर की तरफ, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ये कर दिया। ये भी तो भाई साहब इस आवेश के अंदर इस निकाय में उपस्थित है, तो ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा। और ये कैसे बल लगाएगा, तो दोनों आवेशों को मिला दो आप, ये मिला दिया, कैसा है, प्लस है, ये भी कैसा है, प्लस है, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित बाहर की तरफ। तो इसके ऊपर ये वाला भी बल लगा रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया F1, ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया F2। तो इसके ऊपर इस निकाय के अलावा यदि दो आवेश बचे हुए हैं, तो दोनों आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे। एक को मैंने मान लिया F1, एक को मैंने मान लिया F2, और दिशा बताने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, वहां से आप दिशा भी पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करोगे। अब यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, ये आप ध्यान रखोगे। और बल सदिश राशि है तो आप इसका मान कैसे निकालोगे, तो आपको देखो सदिश योग करना है। सदिश राशियों को जोड़ने का तरीका होता है सदिश योग करना। इनका आप योग करोगे, F वेक्टर इज इक्वल टू, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इस तरीके से आंसर फाइंड करोगे। दिशा को ध्यान में रखते हुए आपको जोड़ना है। समान दिशा में डायरेक्ट जोड़ दो, विपरीत दिशा में एक में से दूसरे को घटा दो, और किसी एंगल पर है तो फिर आपके पास में फॉर्मूला होना चाहिए R बराबर √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, वहां से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पर काम में लेंगे। तो इसको हमारे को देखो थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं इससे संबंधित। ठीक है, थ्योरी नहीं पूछी जाती कभी भी, तो न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक हिसाब से बोला था कि एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट है
उसकी बीमा क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, पूछा जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा लिखिए या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां से ध्यान दो। आपको पास में किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखनी हो या किसी भी भौतिक राशि को आपको मात्रक लिखना हो तो हमेशा उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास में बल का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे को एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए तो आप इसको एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो तो 1/4 पाई F यहाँ पर आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आ गया है। यहाँ से आप उसका मात्रक और बीमा दोनों बता सकते हो। देखो ये क्या है, आवेश Q1, ये Q2 है। आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में। इसको भी किस में मापेंगे, कूलाम में। तो क्या बन जाएगा, कूलाम का स्क्वायर अपॉन में 4 का मात्रक होगा नहीं, मात्रक तो भौतिक राशियों का होता है, ठीक है ना। पाई एक संख्या है, मात्रक नहीं होगा। हाँ, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो आप न्यूटन लिखोगे। ये क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका मात्रक, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ऐसा ही मात्रक है। अब आपसे बोला गया कि इसकी बीमा क्या होगी, तो मात्रक तो आप बेटा ये लिख दोगे, कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी, तो बीमा निकालते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो आवेश, यहाँ पर भी आवेश, आवेश की बीमा क्या लिखते हैं, आवेश की बीमा लिखी जाती है A1 T1 से। ठीक है, ध्यान में रखोगे। यहाँ पर भी क्या है, आवेश, तो आवेश की बीमा लिखेंगे A1 T1। आवेश की बीमा भी पूछी जा सकती है एग्जाम में सीधा अपॉन में। बल की बीमा क्या होती है, तो M1। आपको यदि इनकी बीमा वगैरह नहीं आता है तो मैंने 11 क्लास का वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाकर के मैंने बीमा को बहुत अच्छे से बढ़ा रखा है, वहाँ पे जाकर के आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। M1 बल की बीमा हो जाएगी L1 T-2, और यहाँ पे क्या है, दूरी है, तो हम इसको लिखेंगे L2। तो यहाँ से जो बीमा आएगी वो बीमा आ जाएगी, देखो यहाँ से देख लो आप, M1 को ऊपर भेज दो तो M-1 आ जाएगा, L1 और L2 कितना हो गया, L3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, L3 हो गया, और A1 और A1 कितना हो गया, A2 हो गया, और -2 है, और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो T की पावर 4। ये आपकी बीमा निकल के आ जाएगी। तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, और कल हम बात करेंगे इससे संबंधित। कल का वीडियो मत भूलना, क्योंकि कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस वीडियो के अंदर जितने भी संभावित कूलाम के नियम से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो सारे हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और एक परावैद्युतांक हमारा बचा हुआ है उसके बारे में भी हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, और आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.